नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ सेमेस्टर 3 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए CC 7 का दिल्ली सल्तनत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इल्तुतमिश के कार्य और उनके उपलब्धि चरित्र की विवेचना करें। यानी इसमें हम लोग उनके कार्यों को, उनके उपलब्धि को और साथ ही साथ उनके चरित्र को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका, ये दिल्ली सल्तनत से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है। ठीक है दोस्तों, जो वीडियो हम लोग का डिले होने का जो कारण था दोस्तों, वो मेरा पर्सनल रीज़न यानी स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो डिले हुआ था। ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू आएगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अभी पूरा हम लोग कंटिन्यू ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है इल्तुतमिश के कार्य और उनके उपलब्धि चरित्र की विवेचना करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले इल्तुतमिश का जो पहला उसका जो इंट्रोडक्शन जैसा है उसको देखेंगे पहले। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिख करके लिखना है इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। वह इल्वरी तुर्क जाति का था। यानी ये जो इल्तुतमिश थे वो इल्वरी तुर्क जाति के थे। वह ऐबक का गुलाम व दामाद था। ठीक है, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, वो अपनी योग्यता के बल पर ही दिल्ली का सुल्तान बना था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को ऐबक का पुत्र घोषित करके दिल्ली का सुल्तान बनाया था। यानी क्या हुआ था, जब 1210 ईस्वी में, ठीक है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे। उसके बाद लाहौर के जो सरदार थे, सरदार मतलब क्या होते थे, जो मंत्रिमंडल के जो साथी होते थे ना, उसी को कहते थे उस टाइम सरदार। ठीक है, वो लोग क्या किए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया था। लेकिन वो एक अयोग्य व्यक्ति था, उसमें लीडरशिप क्वालिटी और सुल्तान बनने का कोई भी योग्यता नहीं था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। किंतु वह अयोग्य तथा कमजोर था। अंततः दिल्ली के सरदारों ने कुतुबुद्दीन के दामाद तथा बंधुआ के सरदार इल्तुतमिश को सुल्तान का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, लाहौर के जो सरदार थे वो लोग आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बनाकर दिल्ली का सुल्तान बनाया था। लेकिन जो दिल्ली का खुद जो ये था सरदार थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा सुल्तान बने। वो लोग क्या किया, जो उस टाइम बंदायूं एक जगह था, बंदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को मतलब पत्र भेजवाया कि आप यहाँ पर आइए और दिल्ली का सल्तनत में शासक या बनाए, सुल्तान बनिए। ठीक है, सल्तनत संभालिए। ठीक है, इल्तुतमिश की सेना ने आराम शाह को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी वो तो ऑब्वियसली बात है कि इल्तुतमिश को जब सुल्तान बनना ही होगा तो आराम शाह को तो हराना ही पड़ेगा। तो आराम शाह को पूरा बुरी तरह से हराया और अंत में सन 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, आप लोग को याद रखना है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना था, 1211 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसी कारण उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ज़्यादातर लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भारत को नहीं जीता था, गौरी जीता था और उसको गिफ्ट में देकर अपना देश निकल लिया था। इसलिए वो भारत का जो वास्तविक संस्थापक नहीं था गुलाम वंश का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, उसने अपनी योग्यता से 25 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी इल्तुतमिश के कार्य और उनके उपलब्धि। ठीक है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखें, अभी देखेंगे इल्तुतमिश के कार्य एवं
उपलब्धि। तो दोस्तों सबसे पहले जो उनका कार्य किया था, तुर्की आमिरों का दमन। इल्तुतमिश की पहली सफलता उसके राजारोहण का विरोध करने वाला तुर्क अमीरों को दिल्ली निकट यमुना नदी के मैदान पर पराजित करना था। यानी क्या था, आप लोग पहले ही देखे ना, जैसे लाहौर के कुछ कुछ सरदार क्या किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र थे वो आराम शाह को सुल्तान बनाना चाहते थे, क्योंकि आराम शाह एक बहुत ही अयोग्य व्यक्ति थे, उनको राजपाट का कोई भी ज्ञान नहीं था, और इससे ये जो लाहौर के सरदार थे उनको बेनिफिट था। ठीक है, वो लोग कभी भी नहीं चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पे कोई ऐसा शासक बने, सुल्तान बने, जो अपना दम पर राजपाट संभाल सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने भी ये सब लाहौर व तुर्की के जो सरदार थे वो लोग क्या किया, उनका विरोध करना शुरू किया। तो जैसे ही इल्तुतमिश अपना सत्ता हासिल कर लिया तो क्या किया, सबसे पहले ये लोग का ही पहले क्या सफाया करना शुरू कर दिया। ठीक है, अधिकांश विरोधी आमिरों का वध कर दिया गया। तो यहाँ पर बार बार आपको आमिरों वाला शब्द आ रहा है। आमिरों वाला शब्द मतलब क्या होता है, वो लोग एक पोस्ट होता है। ठीक है, आमिर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा अब उसका यह था उपलब्धि था, यल्दुज की पराजय, गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद। गजनी के यल्दुज को दमन में इल्तुतमिश एक सफल सैनिक तथा कूटनीतिज्ञ के रूप में सामने आया था। यानी ये जो गजनी के जो यल्दुज थे, ये लोग भी एक जात के तरह था। ठीक है ना, और ये लोग भी क्या कर रहा था, ये लोग भी धीरे धीरे चाहता था कि भारत पे अपना साम्राज्य विस्तार करे, लेकिन इल्तुतमिश के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती था कि वो लोग को भी ये लोग भारत में घुसने ना दे, ताकि जैसे ही ये लोग भारत में आएगा तो दोनों में तो टकराव होगा, और दिल्ली के सल्तनत वही पाएगा जो ज़्यादा योग व शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश का बहुत बड़ा एक टेंशन क्या था, यल्दुज को पराजय करना। ठीक है, 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह से पीड़ित होकर यल्दुज पंजाब आ गए। यानी ये जो ख्वारिज्म के जो शाह थे ना, ये लोग भी एक पार्टी था। ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग गजनी पर अधिकार कर रहा था, और गजनी पर अधिकार करने के कारण ये लोग ख्वारिज्म गजनी पर अधिकार कर लिया, और यल्दुज गजनी को छोड़ करके पंजाब आ गया। ठीक है, अब ये लोग चाहता था कि पंजाब के रास्ते ये लोग भारत इंटर करे। कौन लोग, यल्दुज लोग। और ये इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, किसने अधिकार किया, यल्दुज ने। ठीक है, उसने अधिकार कर लिया, उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया, और कुबाचा को वहाँ से रफू चक्कर कर दिया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। यानी उन लोगों ने बोला कि अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है वो दिल्ली है, और दिल्ली हम लोग लेकर ही रहेंगे। इल्तुतमिश ने पूरी तैयारी कर मौके का फ़ायदा उठाया, और उसे 1215 से लेकर 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में उसने यल्दुज को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, जो ये लोग चाह रहा था, यानी पंजाब तक जो पहुंचा हुआ था यल्दुज, ये लोग को बुरी तरह से तराइन के युद्ध में हरा दिया। दोस्तों ये जो तराइन है ये आपका 1191-92 वाला नहीं है। ठीक है, याद रखना है, ये बस ये जो तराइन का युद्ध है ये एक वो जगह पे हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। बाद में बदायूं में ले जाकर उसका वध कर दिया गया। इल्तुतमिश के लिए यह तीसरा विजय था। ठीक है, उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला मुख्य शत्रु समाप्त हो गया। यानी जो यल्दुज उसको सत्ता को हड़पना चाहता था, दावेदारी पेश करता था, उसको साफ कर दिया। ठीक है, यानी उसका जो रास्ते का कांटा था वो खत्म हो गया। गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया तथा दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व कायम हुआ। ठीक है, तो चलिए ये वहाँ पर का हुआ दूसरा। अब तीसरा उसका क्या उपलब्धि था, संभवतः मंगोल आक्रमण से सल्तनत का रक्षा। तो ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत
हम लोग के यहाँ पर राज कर रहा था, उस टाइम मुगलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा था। तो इल्तुतमिश के टाइम में भी बहुत सारा मुगल आक्रमण किया, तो उन लोगों से कैसे अपने साम्राज्य को बचाया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो देखते हैं 1221 से लेकर 1224 के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर अचानक ही एक बड़ी संकट खड़ा हो गया। महान मंगोल नेता चंगेज खान ख्वारिज़्म को पराजित करके राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंध घाटी तक आ पहुंचा। यानी जो ख्वारिज़्म था, जो यलदुज को भगा करके वो इलाका लिया था, कौन वाला, गजनी वाला, वो लोग को भी मंगोलों ने हरा दिया। ठीक है, और ये मंगोल का जो नेता था, सॉरी दोस्तों, जो मंगोल नेता जो चंगेज खान था, वो ख्वारिज़्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मकबरनी, उसका पीछा करते करते सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, आप खुद सोचिए, जब वो सिंधु नदी तक पहुंच जाएगा तो अब वो लोग भी तो सोचेगा कि सिंधु नदी के आगे क्या है। तो ये एक टेंशन किसका होना स्टार्ट हो गया था, इल्तुतमिश का। ठीक है, मकबरनी के कुबाचा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने मंगोल से उलझकर सल्तनत का खतरे में न डालना चाहता था। यानी ये जो यह था ना, ख्वारिज़्म का राजकुमार और जो जलालुद्दीन था, वो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश, उससे मदद चाह रहा था। लेकिन आप खुद समझिए कि अगर उस टाइम इल्तुतमिश उसका मदद करेगा तो इनडायरेक्टली ये जो मंगोल थे, ये इल्तुतमिश से दुश्मनी हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, खतरे में नहीं डालने का यह क्या था, मतलब वो बोला हमसे नहीं हो पाएगा, तो अपना टेंशन अपने संभालो। ठीक है, काफ़ी सोच विचार के बाद इल्तुतमिश ने मकबरनी की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार उसने क्या किया, दिल्ली पर मुड़ता हुआ तीर की रक्षा करने में कायम रहा। ठीक है, मतलब मंगोल आते आते रुक गया। अगर वो मदद कर देता तो क्या हुआ था, तो डायरेक्ट वो लोग से टेंशन हो जाता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उसका और एक उपलब्धि क्या था, राजस्थान, मालवा और दुआब की गतिविधियां। ठीक है, राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए इल्तुतमिश की पहली महत्वपूर्ण सफलता 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार हुआ। ठीक है, तो ये जो आप लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान में उस टाइम क्या करते थे, राजपूत लोग या करते थे, निवास करते थे, और वो लोग से भी इल्तुतमिश का आमना सामना हुआ। ठीक है, तो ये जो आमना सामना हुआ और 1226 में रणथंभौर इलाके को जीत लिया। ठीक है, 1227 में उसने मंदौर दुर्ग पर विजय का पताका लहराया तथा 1228-29 में जालोर, अजमेर, नागौर तथा बयाना आदि ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए। यानी ये जो इलाके सब है, ये राजस्थान के इलाके हैं और ये सब भी इल्तुतमिश से हार गए। ठीक है, कठिन संघर्ष के बाद 1232 ईस्वी में ग्वालियर पर भी इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब उनका जो ये था अभियान था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश, ठीक है, कुछ विद्वान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते थे। वास्तव में जब इल्तुतमिश ने शासन पाया तब गजनी का शासक यलदोज, मुल्तान का शासक कुबाचा और बंगाल का खिलजी विद्रोही था। यानी जब वो सत्ता संभाल रहा था तो सबसे पहले उसका तो पहला ही टेंशन था कि जो लाहौर का जो ये था आमिर था, वो लोग नहीं चाहता था कि इल्तुतमिश शासक बने यानी सुल्तान बने। उसके साथ साथ ये जो गजनी का शासक था, मुल्तान का शासक था, कुबाचा का शासक था और बंगाल का जो खिलजी विद्रोही था, उनके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सुल्तान बना और किस तरह से हैंडल किया। ठीक है, दूसरे और राजपूतों का संघर्ष करने के लिए लड़ते रहे। मंगोल आक्रमण की भी पूरी संभावना थी। स्वयं सुल्तान
के आमिर षड्यंत्रकारी, शराबी और विलासी थे। यानी जो उस टाइम जो सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आमिर थे, वो लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे थे कि इनको सुल्तान ना बनने दिया जाए, ठीक है। और वो लोग शराबी और विलासी भी थे, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने और इल्तुतमिश की हत्या करने को भी तैयार था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। इस सबके कारण दिल्ली सल्तनत को बचाना ही बहुत कठिन कार्य था, परंतु इल्तुतमिश ने अपने विजयों से इसका रक्षा की और अपना शासन से इसे मजबूत बनाया, ठीक है। तो दोस्तों ये सब हो गया उनका उपलब्धि और कार्य। अभी उसका देखेंगे चरित्र, ठीक है। तो इल्तुतमिश का शासन और चरित्र। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में तुर्क सल्तनत की दीर्घ आयु प्रदान की। यानी ये जो इल्तुतमिश थे वो दिल्ली सल्तनत में अपना राजपाट का विस्तार बहुत अधिक टाइम तक किया, ठीक है। इस सबके पीछे उसके शासन और गुण की भूमिका थी। यानी उनका जो शासन करने का कला और उनका क्या क्या गुण था, इसके कारण ही वो ज़्यादा देर तक शासन कर पाया, ठीक है। अब वो गुण ही हम लोग देखेंगे। कुशल राजनीतिज्ञ एक उसका पहला गुण था। इल्तुतमिश एक कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। इन गुणों के कारण विद्रोही राजपूतों के संघर्ष, षड्यंत्र और पुराने आमिरों को समाप्त करने में सफलता पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खलीफा से पद लेना। दोस्तों खलीफा कौन थे? दोस्तों उस टाइम जो मुसलमानों का जो हेड होता था उसे खलीफा कहते थे, और खलीफा से वो पद उसको उपाधि मिला था, ठीक है। इल्तुतमिश के इस्लामिक चरित्र, राज विस्तार और हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिर मूर्तियों का विनाश आदि के कारण बगदाद के खलीफा ने सुल्तान हिंद की उपाधि प्रदान कर उसके पद और शासन को वैध करार दिया था, ठीक है। तो ये सब काम किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट है उसका शासन को भी देख लेते हैं। इल्तुतमिश का शासन सूबेदार की बुद्धि पर निर्भर करता था, ठीक है, क्योंकि उसका शासन पूर्णतः सैनिक शासन था। केंद्र प्रांत में शासन का कोई प्रणाली नहीं था, क्योंकि वो कोई सुल्तान नहीं था, क्योंकि वो क्या था, पहले सूबेदार था। तो उसका माइंड भी कैसा होगा? सूबेदार जैसा, ठीक है। न्याय, शासन, सेना आदि पूर्णतः से सुल्तान और सूबेदार की इच्छा और उनकी धर्मांधता पर निर्भर थी, ठीक है। अतः शासन में तुर्क मुसलमानों के साथ उदारता तथा शिया मुसलमानों और हिंदुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था, उनका जो शासन पद्धति था, तो उनका जो अपना जात भाई था उनके लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब क्या था, वो धर्म के हिसाब से ही शासन कर रहा था, उनके हिसाब से ही अपना जो शासन और सैन्य पद्धति था वो लागू किया हुआ था। जो तुर्क मुसलमान थे उनके साथ बहुत ही उदारता, मतलब दया भाव से रहते थे, और जो शिया मुसलमान और हिंदू थे उनके ऊपर बहुत ही निर्दयता से शासन करते थे। इल्तुतमिश अन्य शासकों की तुलना में अधिक न्यायप्रिय कहा जाते हैं। उसने महल के द्वार पर, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, महल के द्वार पर पत्थरों के शेर के गले में रस्सी बंधवा रखी थी, जिससे कोई भी मुसलमान क्या है, फरियादी उसे खींचकर न्याय करने की मांग सीधे सुल्तान से कर सकता है। यानी उसका एक पद्धति था, अपना जो मतलब महल का गेट है वहाँ पर 2 शेरों बना दिए थे, और वहाँ पर शेर के गले में रस्सी बांध दिया जाता था, और कोई भी आके उसको अगर खींचता था, इसका मतलब क्या है, वो अपना अधिकार और फरियाद का मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम लोग और एक पॉइंट देखते हैं, 40 गुलामों का दल। अपने वफादार व्यक्तियों को राज्य का भार संभालने के लिए उसने 40 गुलामों को विशेष दल बनाया, ठीक है, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
तुर्क ए चहलगानी दल का संगठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, जिसने पुराने आमिरों को शक्ति को कम कर दिया। इस प्रकार वह सुल्तान को पुराने आमिरों के षड्यंत्र से बच सका। ठीक है, यानी जितने भी पहले पुराने आमिर थे सबको भगा दिया और उनका जो खास वफादार थे उसका 40 व्यक्तियों का एक टीम बनाया। ठीक है, जिसे तुर्क ए चलगानी कहा जाता। ठीक है। इल्तुतमिश इस नीति को खिलजियों और तुगलकों ने भी अपनाए। तो ये था ग्रुप था, ये ग्रुप को खिलजियों ने और तुगलकों ने भी अपनाया। ठीक है, उसके बाद क्या है? साहित्य, कला और संस्कृति। इल्तुतमिश का काल उनके विकास के लिए कई महत्वों का काल नहीं है। मतलब क्या है? इल्तुतमिश का जो काल समय टाइम पीरियड है ना, कोई विकास का काल नहीं था, क्योंकि आप लोग सभी देखिए वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध में ही संलग्न रहा। ठीक है, परंतु फिर भी उसके दरबार में कुछ कलाकार, लेखक और अरबी भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उतना मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ कलाकार और लेखक उनके दरबार में मौजूद थे। दोस्तों, आप लोग निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, मतलब आंसर को एंड कैसे करेंगे? इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारियों में इसके जैसा योग्यता नहीं था। ठीक है, इसकी विजय, शासन और चरित्र संबंधी उपलब्धि भी कम नहीं है, जिनसे उसने सल्तनत की कठिन समस्याओं का समाधान किया। तो दोस्तों, ये आपको इंट्रोडक्शन ऐसे देना था। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।